हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ के एमसीक्यू। ठीक है, आप सबको मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी, टीसीटी, एसएसटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है चैप्टर वाइज। ये जो क्लास 11th की बुक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दोगे, अगर आप क्लास 11th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हो दोनों बुक, तो आपके लिए मैं बता रही हूँ एसएसटी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो आपको कोई भी मिस नहीं होगा। तो इससे पहले मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्लास रहेगी वो एचटेट, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस सभी एग्ज़ाम के लिए रहेंगी जो टीजीटी सोशल साइंस के हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है 70% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और 30% क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, यानी एक भी पॉइंट आपका इस चैप्टर से मिस ना हो, इसलिए मैंने कंप्लीट कवर किया है। तो ये क्लास देखने के बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जब हम आंतरिक भाग के बारे में स्टडी करते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक यानी इंटीरियर पार्ट को जान सकते हैं। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं जिससे हमें पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। एक हमारे होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज यानी प्रत्यक्ष स्रोत, और एक हमारे होते हैं इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, यानी वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपके सामने है। ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज को आप देख नहीं सकते हो, तो वो हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्थक्वेक वेव्स। देखो, ये जो मतलब भूकंप की जो लहरें होती है उन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट सोर्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट। देखो, एक मिनट गाइस, यानी ज्वालामुखी विस्फोट। देखो, जब इरप्ट होगा मतलब विस्फोट होगा, उसके अंतर्गत जो भी लावा होगा वो पृथ्वी पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वोल्केनिक इरप्शन। देखो, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, वो क्या होता है हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। अगर हम बुक किस लैंग्वेज पर ध्यान देने लगे तो वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन होगी और कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया करो ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन क्या हो जाएगा, हमारा एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, इसके अलावा और क्या क्या डायरेक्ट सोर्स हो सकते हैं हम वो भी जान लेते हैं, यानी प्रत्यक्ष स्रोत जो कि पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं। एक हमारा हो गया वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा हमारा हो जाएगा माइनिंग। क्या होगा, माइनिंग। इसको हिंदी में हम जो है खनन बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हम पृथ्वी को यानी खुदाई करके जो पृथ्वी के अंदर जो भी धातु है, खनिज पदार्थ है, उनको निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गोल्ड माइन जो कि कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत है। ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया गया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गोल्ड माइन जो कि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत है, ये कितनी गहरी है, 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड हमारी हो गई माइनिंग, और थर्ड अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डायरेक्ट सोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो काटना। इसका क्या होता है, ड्रिलिंग के अंतर्गत क्या होता है, जब आप पृथ्वी की सतह के नीचे से चट्टान वगैरह काट कर निकालते हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हमने जो है डायरेक्ट सोर्सेज के अंतर्गत देखे हैं, वोल्केनिक इरप्शन, माइनिंग और ड्रिलिंग।
देखो माइनिंग और ड्रिलिंग में एक डिफरेंस ये होता है, माइनिंग के अंतर्गत, खनन के अंतर्गत आप जो है लो धातु या फिर कुछ भी निकालते हो, धातु वगैरह निकालते हैं, और ड्रिलिंग के अंतर्गत आप जो है चट्टानों को निकालते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 हमारे हो गए हैं डायरेक्ट सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर भी हमसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत है, यानी हमें डायरेक्ट सोर्सेज बताने हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डीप ओशियन ड्रिलिंग एक्टिविटीज़, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग गतिविधियाँ, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, माइनिंग एक्टिविटीज़, खनन गतिविधियाँ। नेक्स्ट है हमारा सिस्मिक एक्टिविटीज़। देखो ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी भूकंपीय जो गतिविधियाँ होती है, ये हमारी इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। क्यों होती है इनडायरेक्ट? क्योंकि इन्हें हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज आपको समझ आ गए हैं, ये तीनों जो है हमारे डायरेक्ट सोर्सेज के एग्जाम्पल होंगे। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा सिस्मिक एक्टिविटीज़। क्या देखा? सिस्मिक एक्टिविटीज़। सिस्मिक एक्टिविटीज़, सिस्मिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो कि, एक मिनट गाइस, भूकंपीय गतिविधियाँ। देखो जब मतलब अर्थक्वेक आता है या फिर भूकंप आता है, तो जो मतलब लहरें होती है, भूकंपीय जो लहरें होती है, उन्हें आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इनडायरेक्ट सोर्सेज का। दूसरा एग्जाम्पल होगा मीटियोर्स। क्या होगा? मीटियोर्स। देखो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये मीटेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मीटेरॉइड्स, यानी उल्कापिंड होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं। ये उल्कापिंड होते हैं, ये छोटे छोटे चट्टानों से बने हुए होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जब कोई मीटेरॉइड्स, यानी जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, उन्हें जो है मेट्रॉइड्स और उल्का बोलते हैं। इन्हें जो है शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे हो जाएंगे मीटियोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ धरती के ऊपर है उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारी हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए एक बार दोबारा से चीज़ों को समअप कर लेते हैं, क्या पढ़ा है हमने। देखो इनडायरेक्ट सोर्सेज यानी ऐसे सोर्सेज जिनकी हमें अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है, यानी बस इन पर जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सिस्मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, मीटियोर्स के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा इसमें डायरेक्ट सोर्सेज के इंफॉर्मेशन बताने थे हमें। तो हमारा ए, बी और सी ठीक हो जाएगा, यानी ड्रिलिंग एक्टिविटीज़, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और माइनिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा है कि अर्थ सरफेस पर कहाँ ज़्यादा होता है। इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, पोल्स पर ज़्यादा होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज़्यादा होता है। देखो आपको ये रटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हो, देखो ये थोड़ी शेप इसकी गलत बन गई, इस तरह से हमारी अर्थ होती है। अगर आप यहाँ पर हो तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप बताओ यहाँ पर ज़्यादा लगेगा या फिर पोल्स पर ज़्यादा लगेगा? ये पोल्स हो गए, पोल्स पर ज़्यादा लगेगा या फिर इक्वेटर पर ज़्यादा लगेगा? तो आप देखोगे
पोल्स से लेकर यहाँ से लेकर पोल्स तक जो हमारी दूरी होती है वो कम होती है। दूरी कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोल्स पर जो हमारा फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर लैटिट्यूड पर अलग अलग होता है, यानी सेम नहीं होता है। ये पोल्स के पास तो ग्रेटर होता है और इक्वेटर के पास जो है लेस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होती है, पोल्स के पास कम होती है। तो पोल्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स लेस एट द इक्वेटर कंपेयर टू द पोल्स। वही पूछा है हमसे कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों होता है। इन्होंने पूछा कि इक्वेटर पर जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम क्यों होता है ध्रुवों की अपेक्षा, क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूमने के कारण, बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी घूमती रहती है। नेक्स्ट है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ये जियोइड शेप होता है। डिस्टेंस के कारण भी होगा। ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूरी होने के कारण। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है पोल्स पर ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो पृथ्वी के घूमने के कारण, एक पृथ्वी के आकार के कारण और एक डिस्टेंस के कारण। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, What term is used to describe the difference between the expected and the actual gravity values? अपेक्षित और वास्तविक गुरुत्व मानों के बीच में के अंतर को क्या कहा जाता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो ग्रेविटी होती है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। जब इन दोनों बीच के रीडिंग का, यानी जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो भी एक्चुअल है, इन दोनों के बीच की जब हम रीडिंग्स को मापते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनोमली। ये इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड एक्सपेक्टिंग वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टिंग वैल्यू। रीडिंग एंड एक्सपेक्टिंग वैल्यू को ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, What information do gravity anomalies provide? गुरुत्वीय विसंगतियाँ किस प्रकार की जानकारी देती है। तो अब हमें बताना है कि ग्रेविटी एनोमली किस तरह की जानकारी देती है। तो ग्रेविटी एनोमली मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। ग्रेविटी एनोमली जो डिफरेंस बिटवीन, यानी हर जगह जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है अलग अलग ग्रेविटी होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम जो है ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ का क्या जानकारी देती है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर में चुंबकीय सामग्री का वितरण, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपट्टी में द्रव्यमान का वितरण, या फिर पृथ्वी के घूर्णन की गति की जानकारी देती है, या फिर पृथ्वी के तापमान की वितरण की जानकारी देती है। तो जो ये ग्रेविटी एनोमली होती है ये क्या जानकारी देती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द अर्थ क्रस्ट, यानी क्रस्ट के, पृथ्वी के जो क्रस्ट में जो भी मतलब मास है, जो भी मटेरियल्स है, उनके बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अब हमें बताना है भूकंप क्या है। शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह का हिलना, या फिर ए मैन मेड इवेंट है, या मानव निर्मित घटना है, या फिर एक वेदर फिनोमिना है, या फिर मौसम की घटना है, या फिर एक वोल्केनिक इरप्शन है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट है। तो आप सबको पता है अर्थक्वेक क्या है, पृथ्वी की सतह का हिलना। ये एक नेचुरल इवेंट है। क्या इवेंट है, नेचुरल यानी प्राकृतिक है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ओकर। भूकंप के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है। एपिक सेंटर से रिलीज होती है, फोकस या फिर हाइपो सेंटर से रिलीज होती है, या फिर फॉल्ट लाइन से होती है, या फिर क्रस्ट से होती है। तो आप सबको पता है कहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, फोकस और हाइपो सेंटर से, केंद्र या हाइपो सेंटर से। जहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है।
और ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। और अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, जहाँ पर भी ये पहुँचती है इसे क्या, जहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचती है उसको क्या बोला जाता है, एपिक सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिक सेंटर, यानी उपकेंद्र जो है इसको बोला जाता है। एपिक सेंटर पर जो है आपको सबसे पहले जो है अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है। और ये फोकस से लेकर एपिक सेंटर तक जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। भूकंप तरंगों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। यहाँ पर हमें अर्थक्वेक वेव्स के टाइप पूछे हैं, कौन से दो टाइप्स होते हैं, बॉडी वेव्स या फिर ओशन वेव्स। बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स या साउंड वेव्स, ओशन वेव्स या लाइट वेव्स। आप सबको पता है दो तरह की जो है हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती है, एक हमारी होती है बॉडी वेव्स और एक हमारी होती है सरफेस वेव्स, यानी स्थायी तरंगें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन बॉडी वेव इंटरेक्ट विथ सरफेस रॉक्स। जब बॉडी वेव सतह की चट्टानों से संपर्क करती है तो क्या होता है। देखो पहले हम समझ लेते हैं कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में क्या फ़र्क होता है। जो बॉडी वेव्स होती है वो इंटरनल होती है, यानी आंतरिक होती है, ठीक है। जब फोकस से जो है एनर्जी, मान लो जब फोकस से जो है एनर्जी रिलीज होती है और वो हर डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ये हमारी होती है बॉडी वेव्स। और जब ये जो है बॉडी वेव्स जो है सरफेस की चट्टानों से संपर्क करती है, तब इन्हें जो है सरफेस वेव कहा जाता है। बॉडी वेव्स जो है दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है पी वेव और एक हमारी होती है एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं और एस वेव को हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और एस वेव भी हमारी, यानी सरफेस वेव भी हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है आर वेव्स और एक हमारी होती है एल वेव्स। आर वेव्स को क्या बोलते हैं, रिले वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और एल वेव को क्या बोलते हैं, लव वेव बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से समअप करा देती हूँ सारी चीज़ें। क्या था, हम जो है अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दो तरह की होती है, एक हमारी होती है बॉडी वेव और एक हमारी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो कि इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, जब फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम जो है बॉडी वेव बोलते हैं। और जब जो है ये बॉडी वेव जो है सरफेस के साथ जो है इंटरेक्ट करती है, यानी सरफेस तक जब आ जाती है, सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है, तब इसे जो है हम सरफेस वेव बोलते हैं। और सरफेस वेव जो है सबसे ज़्यादा मोर डिस्ट्रक्टिव आप इसे बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। बॉडी वेव्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। इन्हें प्राइमरी वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है, ठीक है। और इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हम आगे पढ़ लेंगे कभी ज़्यादा हो जाए, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमसे पूछा था, क्या क्वेश्चन था कि जब बॉडी वेव्स सतह की चट्टानों से संपर्क करती है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है, दे स्टॉप मूविंग, वे रुक जाती है, नहीं, दे जनरेट सरफेस वेव्स, वो क्या करती हैं, स्थायी तरंगें उत्पन्न करती है और सारी डायरेक्शनों में चली जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें प्राइमरी वेव्स के बारे में बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है, यानी प्राथमिक तरंगों के बारे में। मैंने आपको बताया है प्राइमरी वेव्स किसका टाइप होती है, बॉडी वेव का टाइप होती है, ठीक है। बॉडी वेव के कितने टाइप थे, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। यहाँ पर हमसे प्राइमरी वेव्स के बारे में पूछा है तो पढ़ लेते हैं। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है ध्वनि तरंगों के समान होती है। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये सिर्फ जो है सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंतर्गत जो है हमारी प्राइमरी वेव्स जो है ट्रैवल करती है, यानी यात्रा कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, ये गैसीय, तरल और
ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट भी ठीक हो गया, थर्ड भी ठीक हो गया। नेक्स्ट है दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये जो है सबसे फास्ट होती है और सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है, इसीलिए जो है इन्हें प्राथमिक और प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। तो आप उम्मीद करते हो कि आपको प्राइमरी वेव्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या क्या था, ये जो है साउंड वेव के सिमिलर होती है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करती है और ये सबसे फास्ट होती है, इसलिए सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि नोट कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू इन सॉलिड मटेरियल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रह गया, जो ये हमारी प्राइमरी वेव्स है इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी सिस्मिक वेव यानी एस वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी द्वितीयक भूकंपीय तरंगों यानी एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एस वेव के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है दे आर आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स को कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है दिस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, ये तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी ये सेकेंडरी वेव्स होती है ये सिर्फ सॉलिड के अंतर्गत ट्रैवल करती है। एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड, याद रखना है, ये सिर्फ सॉलिड के अंतर्गत ही यात्रा करती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर स्पीड इज़ लेस देन सरफेस वेव्स, इनकी गति सतही तरंगों से कम होती है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, इनकी स्पीड जो है सरफेस वेव से कम नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या बताना था, हमें करेक्ट बताना था। तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से समअप करा देती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव के बारे में, ठीक है। ये बॉडी वेव का पार्ट होती है, ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड के अंतर्गत जो है ट्रैवल करती है और इससे जो है हमें इसे जो है ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव जो है कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहा जाता है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो है प्राइमरी वेव्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ वेव इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि भूकंप तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी तरंगे तेज गति से चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। जो पी वेव है वो यात्रा करती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ located beyond 145 डिग्री फ्रॉम एपिक सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स। यानी भूकंप केंद्र से 145 डिग्री से परे स्थित सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें पूछा है कि जो ये पी वेव्स होती है ये जो है 145 डिग्री से परे जो है मतलब इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया कवर अंडर इट्स शैडो जोन। पी तरंगों का अधिकतम क्षेत्र इसके छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर शैडो जोन क्या होता है, शैडो जोन वो एरिया होता है जहाँ पर, यानी छाया क्षेत्र, जहाँ पर कोई भी वेव्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब पी वेव्स ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वेव्स नहीं पहुँच पाती, जहाँ पर वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर पूछा है कि पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया, पी वेव का मैक्सिमम एरिया है, तो ऐसा गलत है। एस वेव जो है ज़्यादा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं पहुँच पाती, तो एस वेव का जो है शैडो जोन ज़्यादा होता है और पी वेव का कम होता है। हमने पढ़ा भी था, पी वेव तो सॉलिड लिक्विड, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है,
जो ये पी वेव्स है यानी सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है और गैसियस में भी जा सकती है, लेकिन जो हमारी एस वेव है वो तो सिर्फ कहाँ तक जाएगी, सॉलिड के अंतर्गत जाएगी। तो एरिया किसका ज़्यादा हुआ, शैडो जोन का, जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकती, किसका हुआ, एस वेव्स का हुआ। तो एस वेव्स का हमारा एरिया जो है मैक्सिमम होता है, पी का मिनिमम होता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। एस का ज़्यादा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स द अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप की लहरें नहीं आती है, प्रोटेक्टेड जोन के अंतर्गत, शैडो जोन के अंतर्गत, इंटेंस जोन के अंतर्गत या फिर लो इंटेंस जोन के अंतर्गत। तो आप सबको पता है जहाँ पर भूकंप की लहरें नहीं आती उसे हम शैडो जोन या फिर छाया क्षेत्र बोलते हैं, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमें जो है अर्थक्वेक के टाइप के बारे में पूछा है, तो कौन सा टाइप है जहाँ पर जो है भूकंप फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के जो है चट्टानों के खिसकने के कारण जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स के कारण जो अर्थक्वेक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्लेट्स के कारण आएगा तो वो किसे क्या बोलेंगे, उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है, यानी टेक्टोनिक भूकंप जो है इसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर जो है अर्थक्वेक के और भी ऑप्शन है वो हम कर लेते हैं क्योंकि पूछ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था वोल्केनिक अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी भूकंप। ये कहाँ पर आते हैं, ये एक्टिव वोल्केनो में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, एक्टिव वोल्केनो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक यानी पतन भूकंप। कोलैप्स अर्थक्वेक जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, यानी माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो भी रूफ वगैरह होती है, जो भी छत होती है उनकी अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कोलैप्स हो जाती है, ढह जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होते हैं, जो कि केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस के कारण होते हैं, जो भी केमिकल वगैरह से होते हैं या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस के कारण होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं जो कि प्लेट के खिसकने से आते हैं, यानी स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स के कारण आते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक एक्टिव वोल्केनो की वजह से आते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक जो है माइनिंग के दौरान आते हैं, जो वहाँ की छत होती है वो जो होती है कोलैप्स हो जाती है, यानी ढह जाती है, ठीक है। और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पैमाना है। देखो, दो तरह से जो है अर्थक्वेक मेज़र किया जा सकता है। एक जो है हम इंटेंसिटी मापते हैं, क्या मापते हैं, इंटेंसिटी, यानी उसकी तीव्रता मापते हैं। एक जगह हम उसका मैग्नीट्यूड मापते हैं, क्या मापते हैं, मैग्नीट्यूड मापते हैं। जहाँ पर हम इंटेंसिटी मापते हैं वहाँ पर हम देखते हैं यानी विजिबल डैमेज कितना है, हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। ये हम किस चीज़ से नापते हैं, ये हम नापते हैं मेर्केली स्केल से। किससे, मर्केली स्केल से मापते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 1 से 12 तक होती है। मैग्नीट्यूड को जो है रिक्टर स्केल से मापा जाता है, किससे, रिक्टर स्केल से मापा जाता है, और इसका जो नंबर होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। इंटेंसिटी तो मतलब हम देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, और मैग्नीट्यूड के अंतर्गत हम देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यानी इंटेंसिटी मापने के लिए हम कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, मर्केली स्केल का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 से 12 होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजिबल डैमेज कितना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स।
पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बना है? तो आप सबको पता है हमारी अर्थ की 3 परतें होती है। कौन कौन सी होती है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हमारी कोर है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? वो बनती है निकल और आयरन से। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है? निफी लेयर भी कहा जाता है, यानी निफी परत भी से कहा जाता है, जो आयरन और निकल से बनती है। और अगर पूछे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंतर्गत जो है सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, थिननेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्रस्ट। क्रस्ट जो है सबसे पतली होती है। ठीक है, तो ये भी 2 तरह की होती है क्रस्ट। एक हमारी होती है ओशियनिक क्रस्ट और एक हमारी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो हमारी मतलब से तो सबसे थिनेस्ट जो सबसे पतली परत होगी वो हमारी क्रस्ट होगी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ओशियनिक क्रस्ट में से और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में से कौन सी पतली है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओशियनिक क्रस्ट जो है सबसे पतली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अपेक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? अपर एंड लोअर मेंटल, यानी ऊपरी और निचला मेंटल, या फिर क्रस्ट और कोर, क्रस्ट और कोर, या फिर क्रस्ट और अपर मेंटल, या फिर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो लिथोस्फीयर का निर्माण कौन करता है? तो आप सबको पता है लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी जहाँ पर हम रहते हैं। तो एक तो आपको पता है कि कौन करेगा? क्रस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे ये जो मेंटल और कोर है ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब पढ़ते हो तो आपको इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के अंतर्गत यही आ जाते हैं ना तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि लिथोस्फीयर किस चीज़ से बनता है। तो लिथोस्फीयर किस चीज़ से बनता है? ये हमारा बनता है क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट का। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट का। और कहाँ तक होता है ये? 10 से 200 किलोमीटर तक जो है हमारा लिथोस्फीयर पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रस्ट और अपर मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि दुर्बलता मंडल किसको बोलते हैं? तो ये बोला है कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल के ऊपरी भाग को, या फिर कोर के ऊपरी भाग को, या फिर क्रस्ट के ऊपरी भाग को, या फिर लोअर पार्ट ऑफ मेंटल को। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना है। जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी होती है क्रस्ट, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूपट्टी। उसके बाद जो है मेंटल होता है। मेंटल टोटल कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक होता है। लेकिन एक मिनट, जब हम अपर देखो क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर तक होती है। 30 से लेके 200 किलोमीटर तक। कितना? 200 किलोमीटर तक। यानी क्रस्ट का पूरा भाग और अपर मेंटल, ये हमारा क्या होता है? ये तो हमारा हो गया लिथोस्फीयर। क्या हो गया? ये हमारा होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। लेकिन लिथोस्फीयर 200 से लेके 400 किलोमीटर तक, ये भी अपर मेंटल का ही भाग होता है। लिथोस्फीयर के 200 से 400 किलोमीटर तक हमारा होता है एस्थेनोस्फीयर। इसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। यानी सेमी सॉलिड का मतलब क्या होगा? आधा ठोस आधा लिक्विड होता है। ठीक है, और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही जो हमारा लिथोस्फीयर है वो तैरता है। और एस्थेनोस्फीयर के अंतर्गत ही रेडियो एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत हमसे एस्थेनोस्फीयर पूछा था। एस्थेनोस्फीयर 200 से 400 किलोमीटर तक होता है अपर मेंटल के अंतर्गत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपर पार्ट ऑफ मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें लेयर्स के बारे में बताया गया है, तो आइए देखते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर।
मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है, यानी दुर्बलता मंडल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। कितने किलोमीटर तक? 200 से 400 किलोमीटर तक जो है हमारा एस्थोनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थोनोस्फीयर के ऊपर जो है हमारा स्थल मंडल फ्लोट करता है, यानी तैरता है। फिर है हमारा लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द आउटर कोर एंड मेंटल। लेहमैन असंतता बाहरी कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। तो इसे समझ लेते हैं हम एक बार। देखो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, जैसे ये हमारी लेयर्स होती है क्रस्ट मेंटल कोर, इनके बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरी याद ही करा देती हूँ क्या होता है। तो देखो आप सबको पता है कि अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट यानी भूपट्टी, मेंटल और कोर। इन लेयर्स के बीच में जो है हमारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। सबसे पहले हमारी होती है क्रस्ट यानी भूपट्टी। इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारी हो गई आउटर क्रस्ट, ठीक है, ये हमारी हो गई आउटर क्रस्ट। फिर हमारी हो जाएगी इनर क्रस्ट, ठीक है, इनर क्रस्ट। उसके बाद हमारी होगी आउटर मेंटल, आउटर मेंटल। फिर हमारी हो जाएगी इनर मेंटल। कौन सी होगी? इनर मेंटल। उसके बाद हमारी होगी आउटर कोर और फिर हमारी हो जाएगी इनर कोर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही गंदा है, पर कोई नहीं, आप समझ लेना। देखो देखो अब देखते हैं हम इनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो सबसे पहले आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसे इंग्लिश और हिंदी में एक ही बोलेंगे। इसमें पाई जाती है कौन सी? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर आउटर क्रस्ट और आउटर मेंटल में पाई जाती है हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। कौन सी? मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में पाई जाती है हमारी रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। कौन सी पाई जाती है? रैप्टी, ठीक है। फिर हमारी इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है गुटनबर्ग। कौन सी पाई जाती है? एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल, गुटनबर्ग, ठीक है। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारी पाई जाती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या पाई जाती है? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। आप सिर्फ ये याद कर लेना, मतलब अरेंज कर सीरीज़ वाइज, क्योंकि पूछी जाती है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम याद करेंगे। देखो ये आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये तो आप बना लोगे। इसे आप कैसे याद कर सकते हो कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, कैसे करोगे? कोई मुझे रेड, जैसे क से क्या हो जाएगी? कोनार्ड, मैं से क्या हो जाएगी? मोहो, आर से क्या हो जाएगी? रैप्टी, जी से क्या हो जाएगी? गुटनबर्ग, और ले से हमारी क्या हो जाएगी? लेहमान। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। कोनार्ड, मोहो, रैप्टी और गुटनबर्ग और लेहमान, ये हमारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, ये बाउंड्री होती है बिटवीन आउटर कोर और मेंटल के बीच में। तो जो हमारी लेमैन होती है वो कहाँ पर होती है? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। आउटर कोर और मेंटल के बीच में कौन सी होती है? देखो आउटर कोर हमारी ये हो गई और मेंटल, इसके बीच में कौन सी हमारी हो गई? गुटनबर्ग। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे कोर हैज़ द हैवीएस्ट मिनरल ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। कोर में सबसे अधिक घनत्व वाले सबसे भारी खनिज होते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो इनर कोर होती है हमारी, इनर कोर, उसके अंतर्गत जो है सबसे अधिक घनत्व वाले सबसे भारी खनिज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी ठीक है? तो कौन सी ठीक है? एक तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा और एक हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
द डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट इन अर्थ इंटीरियर बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर इज कॉल्ड। इसमें पूछा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच में मौजूद असंतता को डैश कहा जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो ये हमें बताना है, किसके बीच में बताना है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें मैच द लिस्ट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वोल्केनो का टाइप दिया गया है और लोकेशन दी गई है। सबसे पहला है हमारा शील्ड वोल्केनो। ये जो शील्ड वोल्केनो होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है कम विस्फोटक होते हैं, यानी लो एक्सप्लोजिविटी होती है, यानी कम विस्फोटक होते हैं, ठीक है। और ये बसाल्ट और मैग्नीशियम से बने हुए होते हैं, ठीक है। बसाल्ट और मैग्नीशियम से ये जो है बने हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है हमारा हवाई वोल्केनो। क्या होता है, हवाई वोल्केनो। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो के बारे में देखते हैं। कंपोजिटिव, देखो कंपोजिट यानी ये लेयर्स में बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो है लेयर्स में बने हुए होते हैं। इनका जो लावा होता है वो गाढ़ा होता है और चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट वोल्केनो। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये फिलीपींस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ए का 3, बी का 4th ऑप्शन देखते हैं। ए का 3, बी का 4th, यानी ऑप्शन नंबर 4th जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी और डी भी देख लेते हैं। सी है हमारा कैल्डेरा। ये जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी सी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कैल्डेरा जो है सबसे एक्सप्लोजिव होते हैं, सबसे ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब जो है बहुत ऊंचा ढांचा जो है ज़मीन के अंदर जो है धंस जाता है, उसे हम कैल्डेरा वोल्केनो बोलते हैं। फिर है हमारे फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, जो कि इंडिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं, ये डेक्कन ट्रैप के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इसका मतलब होता है जो जो तरल लावा होता है ना, हमारा तरल लावा, वो जो है लंबी दूरी तक बहता रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, डक्कन ट्रैप के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी इंडिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्शन हैव कोज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। इस किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण डेक्कन ट्रैप संरचनाएं बनी है। तो मैंने अभी बताया किसके द्वारा बनी है, फ्लड के द्वारा, यानी बाढ़ के द्वारा, जो कि तरल पदार्थ की तरह, तरल लावा की तरह होते हैं, जो लंबी लंबी दूरी तक फैल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो। यहाँ पे हमसे पूछा कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव यानी सबसे ज़्यादा विस्फोटक प्रकार का उदाहरण कौन सा है। शील्ड वोल्केनो, फ्लड बसाल्ट वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो और सिंडर कॉन वोल्केनो। तो मैंने अभी आपको बताया जो कैल्डेरा वोल्केनोज होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, यानी हमारा आंसर नंबर 3 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें वोल्केनो दिए गए हैं, हमें मैच करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचटेट डीएसएसबी दोनों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सबसे पहले है हवाई टाइप वोल्केनो। ये तो विस्फोट के बारे में मैच करना है, लेकिन मोस्टली क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हवाई टाइप वोल्केनो मैंने आपको बताया था कौन से हैं, सिल्ट वोल्केनो होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, विस्फोटक होते हैं, ठीक है। तो किसके साथ मैच करेंगे, इरिप्ट क्वाइटली, यानी चुपचाप फटना आराम से। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोलियन। जो स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इटली के अंतर्गत पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, कहाँ पर पाए जाते हैं, इटली के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये जो वोल्केनो होते हैं ये जो है लगातार फटते रहते हैं, यानी बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा इरिप्ट कंटिन्यूसली, लगातार फटना, यानी बी का हो जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट देखते हैं वुल्केनियन। तो ये जो है वोल्केनो से बने हुए होते हैं और ये एकदम बहुत ज़्यादा
फोर्स के साथ फटते हैं। तो हमारा सी का जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है पिलियन टाइप वॉयलेंट टाइप, ये हमारे सबसे खतरनाक होते हैं, मोस्ट वॉयलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मैं आपको कुछ वोल्केनो बताती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में उनकी जगह पूछी गई है। सबसे पहले तो पूछा था कि पिलियन वोल्केनो, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा वॉयलेंट होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सा होता है, पिलियन, सबसे ज़्यादा खतरनाक यानी मोस्ट वॉयलेंट होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है जो हमारे वोल्केनो होते हैं ये कहाँ पर आते हैं, मेनली जो है पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत जो है सिचुएटेड होते हैं। कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत, ठीक है। फिर हमारा एक किलिमंजारो है, क्या है, किलिमंजारो है। ये कहाँ पर है, ये तंजानिया के अंतर्गत है। कहाँ पर है, तंजानिया के अंतर्गत है, ठीक है। फिर हमारा एक होता है स्ट्रोम्बली, मैंने अभी बताया था स्ट्रोम्बली कहाँ पर है, इटली के अंतर्गत है। कहाँ पर है, इटली के अंतर्गत है, ठीक है। फिर हमारा होता है कोटाप्सी, क्या होता है, कोटाप्सी। देखो नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं। कोटाप्सी कहाँ पर होता है, इक्वाडोर के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है, इक्वाडोर के अंतर्गत होता है, ठीक है। और ये जो कोटाप्सी है ये एक एक्टिव वोल्केनो, क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव, ठीक है। फिर हमारा है एक माउंट पोपा, क्या है, माउंट पोपा। ये कहाँ पर है, ये म्यांमार के अंतर्गत है। कहाँ पर है, म्यांमार के अंतर्गत है। एक मिनट गाइस, म्यांमार। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। जो हमारा पिलियन होता है ये सबसे खतरनाक होता है, मोस्ट वायलेंट होता है। फिर जो वोल्केनो होते हैं वो पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर है हमारा किलिमंजारो जो कि तंजानिया के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रोम्बली इटली के अंतर्गत पाया जाता है। कोटाप्सी इक्वाडोर के अंतर्गत पाया जाता है। और माउंट पोपो जो है म्यांमार के अंतर्गत पाया जाता है। याद कर लेना, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा घुसपैठ ज्वालामुखी या भू आकृति नहीं है। देखो जो वोल्केनो होते हैं कुछ तो जो है ज़मीन के अंदर ही फट जाते हैं और कुछ बाहर आ जाते हैं। तो इनके अंतर्गत पूछा है जो ज़मीन के अंतर्गत रह जाते हैं उनसे कौन कौन सी आकृति बनती है। तो तरह तरह की आकृति बनती है, यानी जो इंट्रूसिव लैंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं, ये जो लावा होता है वो जो है धरती के यानी अर्थ के जो सतह होते हैं सरफेस के नीचे ही जो है कूल डाउन हो जाते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो आकृति बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये पूछा कि कौन सी नहीं बनती है। देखो बैथोलिथ, लेकोलिथ, कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है एक वोल्केनिक का टाइप है तो ये नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये बैथोलिथ कैसी आकृति होती है। तो ये जो पैथोलिथ होती है ये एक तो सबसे डीपेस्ट यानी सबसे नीचे बनते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। जब जो हमारा मैग्मा होता है वो धरती के नीचे कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये वाला, ये सरफेस है तो ये सरफेस के नीचे बनेंगे। तो सबसे नीचे ना ये इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो जो सबसे नीचे बैथोलिथ, तो ये हमारे क्या होते हैं, बैथोलिथ होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बोलेंगे। इनकी पहचान क्या होती है, एक तो ये सबसे नीचे बनते हैं और ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो बैथोलिथ, हम बैठते कहाँ पर है, नीचे बैठते, तो आपको ये बैथोलिथ ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर है हमारा लैकोलिथ। देखो ये जो लैकोलिथ होते हैं ये भी डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी डोम की तरह बनते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस क्या होता है, ये एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यानी ये बिल्कुल नीचे नहीं बनते, ये एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लैकोलिथ, ठीक है। ये मेनली जो है कर्नाटका प्लेटू के डोमल हिल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर, डोमल हिल्स, कहाँ पर है, हमारी कर्नाटका के अंतर्गत है। डोमल हिल्स कहाँ पर है, कर्नाटका के अंतर्गत है। और वहाँ पर ये जो है लैकोलिथ्स पाए जाते हैं। लैकोलिथ्स भी डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन वो एक पाइप से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन था, फैकोलिथ्स। देखो ये फैकोलिथ्स क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह से पाए जाते हैं, यानी वे जैसे धारा नहीं होती, वेव लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर कभी भी पूछे वेवी मटेरियल, इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है कि वेवी मटेरियल मतलब वोल्केनिक लैंडफॉर्म
को क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फैकोलिथ्स। ये जो है मोस्टली जो है बैथोलिथ्स में डेवलप होते हैं। कहाँ पर, जैसे ये हमारे बैथोलिथ्स है ये वाले, इनके अंतर्गत ये जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द लावा ऑफ द वोल्केनो। अब देखो वोल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो ये होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइक्स। क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एक सीधी रेखा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं और इसी पोजीशन में ये जो है ठंडा होते हैं। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी के लावा से बनी दीवार जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है और शायद लास्ट है, हाँ जी लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक इज अ मशरूम शेप। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार का होता है। लैपोलिथ्स, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स और डाइक्स। देखो डाइक्स तो मैंने आपको बता दिया, ये परपेंडिकुलर होते इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं लैकोलिथ्स। लैकोलिथ्स क्या होते हैं, ये भी डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक कनेक्ट होते हैं एक पाइप से। ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर है हमारे बैथोलिथ्स, ये सबसे नीचे होते हैं, बिल्कुल नीचे बनते हैं। ठीक है, और लैपोलिथ्स क्या होते हैं, देखो लैपोलिथ्स हमने नहीं पढ़ा। जब ये है लैपोलिथ्स क्या होता है, जब ये सोसर शेप में बनते हैं, सोसर शेप इस तरह से जब ये बनते हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है हम मतलब कॉनकेव शेप भी आप बोल सकते हो, इन्हें हम लैपोलिथ्स बोलते हैं। और जो ये लैकोलिथ्स हमारे होते हैं, ठीक है, देखो अब ये क्या हो गया, एक मतलब पाइप से कनेक्ट है और डोम लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, मशरूम शेप हो गई। हमारी मशरूम इसी तरह से होती है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो जितना हो सके। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू गाइज़।